आयुर्वेद में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि कोई भी बीमारी चाहे वो छोटी हो या बड़ी रातों रात पैदा नहीं होती। ये एक धीमी प्रक्रिया है, एक सफ़र है जिसके कई पड़ाव होते हैं। आज हम उसी सफ़र की जासूसी करने जा रहे हैं। हम उन शुरुआती सुरागों से शुरू करेंगे जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और उस बिंदु तक पहुंचेंगे जहां बीमारी पूरी तरह से अपना असली चेहरा दिखा देती है। और इस जासूसी में हमारा नक्शा होगा आयुर्वेद का एक शानदार सिद्धांत, षट क्रियाकाल। आपने इसे जासूसी कहकर बहुत दिलचस्प बना दिया और ये काफी हद तक सही भी है। षटक्रिया काल का सिद्धांत हमें एक बीमारी के जन्म से लेकर उसके गंभीर होने तक के पूरे रास्ते को समझने में मदद करता है। अगर हमें शब्द को ही तोड़ें तो इसका मतलब बहुत साफ हो जाता है। षट यानी छह, क्रिया यानी चिकित्सा या हस्तक्षेप का अवसर। अच्छा, अवसर। और काल यानी समय या अवस्था। तो ये रोग की वो 6 अवस्थाएं हैं जहां सही समय पर सही कदम उठाकर हम उसके रास्ते को बदल सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसका बहुत ही व्यवस्थित वर्णन किया है। 6 अवसर, इसका मतलब है कि हमारे पास बीमारी को रोकने के 6 मौके होते हैं। तो चलिए पहले मौके से शुरू करते हैं। इस सफर का पहला पड़ाव कौन सा है? पहला पड़ाव है संचय। इसका सीधा सा मतलब है इकट्ठा होना। इस अवस्था में हमारे शरीर के दोष, वात, पित्त और कफ अपने अपने सामान्य स्थानों पर थोड़ी मात्रा में बढ़ने या जमा होने लगते हैं। जैसे कफ दोष आमाशय यानी पेट के ऊपरी हिस्से में, पित्त दोष पश्चिमानयाशय यानी छोटी आंत में, और वात दोष पक्वाशय में। तो ये सुनना बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि शरीर हमें बीमारी शुरू होने से बहुत पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें आज बस थकान हो रही है या शायद कुछ गलत खा लिया कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये तो शरीर की एक फुसफुसाहट की तरह है जिसे हम सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यह शरीर की फुसफुसाहट ही है। इस अवस्था के लक्षण बहुत हल्के होते हैं। जैसे कफ के संचय से शरीर में थोड़ा भारीपन या बेवजह का आलस आना, पित्त के संचय से शरीर में हल्की गर्मी लगना या त्वचा पर हल्का पीलापन दिखना, और वात के संचय से पेट में थोड़ी गैस बनना या शरीर में रूखापन महसूस होना। ये इतने सामान्य लक्षण हैं कि कोई इन पर ध्यान ही नहीं देता। मैं इसे पूरी तरह समझ सकती हूँ। जैसे सर्दियों में लगातार भारी भोजन करने के बाद सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, शरीर भारी भारी लगता है। तो क्या वो कफ का संचय हो सकता है? ये उसका एक उत्कृष्ट धारण है, और यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें चीखने का इंतजार करने के बजाय फुसफुसाहट पर ध्यान देना सिखाता है। चिकित्सकीय दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्रतिवर्तनीय है। रिवर्सिबल? हाँ, रिवर्सिबल। यहाँ किसी दवा की भी जरूरत नहीं। सिर्फ अपने आहार विहार में छोटे मोटे बदलाव करके, जैसे भारी भोजन कम करके या थोड़ी कसरत करके, हम बढ़े हुए दोष को वापस सामान्य कर सकते हैं। यह बीमारी को बीज के स्तर पर ही खत्म कर देने जैसा है। ठीक है, तो अगर हम इस फुसफुसाहट को नज़रअंदाज कर दें और दोष इकट्ठा होते रहें तो क्या होता है? जाहिर है अब फुसफुसाहट थोड़ी ऊंची आवाज में बदलेगी। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है प्रकोप। यहाँ प्रकोप का मतलब है उत्तेजित होना या उग्र हो जाना। जो दोष पहले सिर्फ शांति से जमा हो रहे थे, अब वे अपने ही घर में यानी अपने मूल स्थान पर उबलने लगते हैं। मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वे उत्तेजित हो जाते हैं। उबलने लगते हैं, ये एक अच्छा विजुअल है। तो इसका मतलब है कि लक्षण भी अब ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे, अब उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। जी हाँ, अब लक्षण इतने साफ होते हैं कि व्यक्ति को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए, कफ का प्रकोप होने पर जी मिचलाना या मुंह में बार बार पानी आना शुरू हो सकता है। पित्त के प्रकोप से छाती में तेज जलन या खट्टी डकारें आने लगती हैं, जिसे हम आम भाषा में एसिडिटी कहते हैं। हाँ, एसिडिटी। और वात के प्रकोप से पेट में तेज मरोड़ वाला दर्द, उदरशूल हो सकता है। यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या इस अवस्था में भी दोष अपने मूल स्थान पर ही हैं? मतलब वे अभी तक शरीर में फैले नहीं हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकोप अवस्था में भी दोष अपने मूल स्थान पर ही सीमित रहते हैं। वे उग्र जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना घर नहीं छोड़ा है। इसीलिए यह भी चिकित्सा के लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ भी उचित खानपान और कुछ सरल औषधियों से स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब तक दोष अपने घर में ही जमा हुए, फिर वहीं उबलने लगे,
लेकिन कोई भी चीज एक जगह पर कब तक सीमित रह सकती है? मुझे लगता है कि अब भी बाहर निकलेंगे। आपने सही पकड़ा। यहीं से तीसरी अवस्था प्रसार शुरू होती है। इसका अर्थ ही है फैलना। ये बाढ़ के पानी की तरह है जो अब अपने किनारों को तोड़कर हर दिशा में फैलने लगता है। विकृत और बड़े हुए दोष अपने मूल स्थान को छोड़कर रस और रक्त धातु के माध्यम से पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देते हैं। ये तो सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। जब दोष पूरे शरीर में घूम रहे हैं तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है? क्या उसे किसी खास अंग में दर्द होता है या कुछ और? यही इस अवस्था की सबसे अनोखी बात है। प्रसार अवस्था में किसी एक विशेष रोग के लक्षण नहीं दिखते, क्योंकि समस्या किसी एक जगह पर केंद्रित नहीं है, वो पूरे सिस्टम में है। इसलिए लक्षण भी सामान्य और फैले हुए होते हैं, जैसे पूरे शरीर में बिना किसी कारण के दर्द होना, भोजन में बिल्कुल भी रुचि ना रहना, बहुत ज्यादा आलस्य और थकान महसूस होना। अच्छा। व्यक्ति को बस इतना पता होता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन वो उंगली रखकर ये नहीं बता सकता कि समस्या कहाँ है। अच्छा, तो अब हमारे अपराधी यानी बढ़े हुए दोष पूरे शरीर में खुले घूम रहे हैं। वे कहाँ जाएंगे? क्या वे हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे या कहीं जाकर रुकेंगे? यहीं से चौथी अवस्था शुरू होती होगी, स्थान संश्रय। बिल्कुल। स्थान संश्रय का मतलब ही है किसी स्थान पर आश्रय ले लेना। शरीर में घूम रहे ये दोष अब एक ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां वे अपना डेरा जमा सकें, और वे हमेशा शरीर के सबसे कमजोर हिस्से को चुनते हैं। आयुर्वेद में इस कमजोरी को खवै गुण्य कहते हैं। खवे गुण्य, ये एक नया शब्द है। तो खवे गुण्य मतलब शरीर का कोई वीक स्पॉट, जैसे किसी की पाचन शक्ति आनुवंशिक रूप से कमजोर हो, या किसी को पुरानी चोट लगी हो, या कोई अंग जो पहले से ही ठीक से काम ना कर रहा हो। एकदम सही। ये कोई भी जन्मजात या बाद में उत्पन्न हुई कमजोरी हो सकती है। हाँ। और जब ये घूमते हुए दोष उस कमजोर ऊतक, जिसे हम दुष्य कहते हैं, से जाकर मिल जाते हैं, तो इसी मिलाप को दोष दुष्य संयोग कहा जाता है। असल में रोग की असली नींव यहीं रखी जाती है। यह वो पल है जब एक अमूर्त असंतुलन एक मूर्त रूप लेना शुरू करता है। वाह! तो स्थान संश्रय वो पल है जहां ये सामान्य ठीक नहीं लग रहा वाली भावना एक कॉन्क्रीट रूप लेने लगती है। ये तो उस पल की तरह है जब जासूसी कहानी में पहली बार संदिग्ध का नाम सामने आता है। तो क्या इस अवस्था में हमें बीमारी के कुछ खास संकेत मिलने लगते हैं? हाँ, यहीं पर पहली बार हमें रोग के पूर्व रूप दिखाई देते हैं। पूर्व रूप? पूर्व रूप का मतलब है रोग के मुख्य लक्षण प्रकट होने से पहले के धुंधले संकेत। ये उस बीमारी की ओर इशारा करते हैं जो भविष्य में होने वाली है। जैसे अगर वात दोष संधियों यानी जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाए तो आम वात के पूर्व रूप दिखेंगे, जैसे सुबह उठने पर जोड़ों में हल्की जकड़न या हल्का दर्द। अगर कफ और मेद दोष अग्नाशय क्षेत्र में आश्रय लें तो मधुमेह के पूर्व रूप दिख सकते हैं, जैसे हाथ पैरों में हल्की झुनझुनी या बार बार छोटे मोटे संक्रमण होना। शीघ्र निदान के लिए ये अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व रूपों को पहचानना ये तो एक कुशल चिकित्सक का काम है। अगर इस अवस्था को भी पार कर लिया जाए तो जाहिर है कि बीमारी अब अपना पूरा रूप दिखाएगी। तो अगली अवस्था व्यक्त ही होगी। सही। पांचवी अवस्था है व्यक्त, जिसका अर्थ है प्रकट हो जाना। अब पर्दा पूरी तरह से उड़ जाता है। रोग अपने सभी विशिष्ट लक्षणों और चिन्हों के साथ पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। अब कोई संदेह नहीं रहता कि कौन सी बीमारी हुई है। पूर्व रूप अब मुख्य लक्षणों में बदल चुके होते हैं। जैसे आमवात के मामले में अब जोड़ों में सिर्फ हल्की जकड़न नहीं बल्कि तेज दर्द, सूजन और लालिमा दिखने लगेगी। या मधुमेह के मामले में अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना और बहुत ज्यादा भूख लगना जैसे क्लासिक लक्षण सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। इस अवस्था में रोग का निदान करना सबसे सरल होता है, क्योंकि सारे सबूत सामने होते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास भी है। वो क्या? यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब है कि निदान डायग्नोसिस सबसे आसान तब होता है जब उपचार सबसे कठिन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। हमने जो पहले के 4 मौके गंवाए हैं, उनकी वजह से अब बीमारी ने शरीर में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब उसे उखाड़ना ज्यादा मुश्किल है। ये तो जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। जब समस्या पूरी तरह से सामने आ जाती है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तो क्या इसके बाद भी कोई अवस्था है? क्या स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ सकती है? हाँ, इस यात्रा की अंतिम और सबसे जटिल अवस्था है भेद। भेद का अर्थ है विभाजन या जटिलता। इस अवस्था में रोग जीर्ण मतलब क्रॉनिक हो जाता है
और अब वो केवल उस एक अंग तक सीमित नहीं रहता जहां उसने स्थान संचय किया था। वो शरीर के दूसरे अंगों और प्रणालियों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यहीं पर उपद्रव या जटिलताएं पैदा होती हैं। जब आप भेद अवस्था की बात करते हैं तो ये सुनने में ऐसा लगता है कि बीमारी अब सिर्फ एक समस्या नहीं रही, बल्कि इसने शरीर में कई और समस्याओं को जन्म दे दिया है। क्या यह आधुनिक चिकित्सा की कॉम्प्लिकेशंस या सिस्टेमिक इफेक्ट्स की अवधारणा के समान है? ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह के कारण आंखों के पर्दे पर असर पड़ना, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हाँ। यह गुर्दों पर असर पड़ना, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं, या फिर लंबे समय से चल रहे संधि रोग के कारण संधियों में स्थायी विकृति, डिफॉर्मिटी आ जाना, जिससे उनका आकार ही बदल जाए। इस अवस्था में उपचार का उद्देश्य रोग को जड़ से खत्म करने से ज्यादा इन जटिलताओं को प्रबंधित करना और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना हो जाता है। ये पूरा सफर संचय की फुसफुसाहट से लेकर भेद की जटिलताओं तक वाकई ज्ञानवर्धक है। ये हमें सिखाता है कि रोग कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इस पूरी प्रक्रिया से कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें उन्हें याद रखना ही चाहिए? छात्रों के लिए सबसे पहले तो इन 6 अवस्थाओं का क्रम याद रखना अनिवार्य है। संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संश्रय, व्यक्त और भेद। फिर कुछ मुख्य बातें हैं। पहली 2 अवस्थाएं, संचय और प्रकोप, दोष विशिष्ट हैं और दोष अपने ही स्थान पर रहते हैं। ये रोकथाम के लिए सबसे अच्छे अवसर हैं। प्रसार में दोष पूरे शरीर में फैलते हैं। स्थान संश्रय सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां दोष दुष्य संयोग होता है और पूर्वरूप दिखते हैं। शीघ्र निदान का यही समय है। बिल्कुल। व्यक्त अवस्था में निदान सबसे आसान होता है, क्योंकि लक्षण स्पष्ट होते हैं। और भेद अवस्था उपद्रवों यानी जटिलताओं से संबंधित है। अगर परीक्षा में षटक्रिया काल का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए जैसा प्रश्न आता है, तो परिभाषा से शुरू करके 6 अवस्थाओं का इसी क्रम में वर्णन करें, हर एक का उदाहरण दें और अंत में इसके चिकित्सीय महत्व पर प्रकाश डालें। यह एक संपूर्ण उत्तर होगा। तो आज हमने देखा कि षटक्रिया काल आयुर्वेद में रोग विकास को समझने की एक वैज्ञानिक और तार्किक आधारशिला है। ये केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक नक्शा है जो दिखाता है कि एक छोटा सा असंतुलन कैसे एक बड़ी बीमारी में बदल सकता है। अगर ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाए तो निदान और चिकित्सा का रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न ये है, षटक्रिया काल केवल रोग की अवस्थाओं का वर्णन नहीं है, ये एक तरह से स्वास्थ्य से दूर जाने की यात्रा को भी दर्शाता है। तो क्या हम इसका उल्टा भी सोच सकते हैं? क्या हम संचय अवस्था को भी उत्पन्न होने से पहले अपने दैनिक जीवन, आहार, विहार और ऋतु के अनुसार आचरण का पालन करके रोक सकते हैं? यह सिद्धांत हमें केवल एक चिकित्सक बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का एक सच्चा मार्गदर्शक बनने की प्रेरणा देता है, जो बीमारी के प्रकट होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उसके बीज को ही पनपने नहीं देता।